नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ एक दिन की बादशाह इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, घर के बड़े सदस्य आप पर कोई न कोई हुक्म चलाते होंगे। ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे हम जिसका नाम है एक दिन की बादशाह। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी गुस्ल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चूं चूं चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकनी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी?
अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं की जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गए। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर नाराज होकर अखबार देखने लगे। उसी वक्त आपा भी कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज आ रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज बस सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो। क्या हर्ज है? अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। पहला भाग है कहानी की बात। पहला सवाल है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? इसका उत्तर है, उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखें बच्चे कैसे क्या करते हैं। दूसरा सवाल है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह एक दिन बीत जाने पर इन्होंने क्या सोचा होगा? पहला आरिफ, दूसरा अम्मी, तीसरी दादी। तो पहला है, आरिफ ने सोचा होगा कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसा ही दिन होता, फिर मज़ा ही मज़ा आता। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। अगला भाग है तुम्हारी बात। इसमें सवाल है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो इसका उत्तर है, वे काम जो बिना शिकायत किए जाने वाले काम, रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम, घर में शांति में रहने का काम, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने का काम, कम जेब खर्च में भी संतुष्ट रहने का काम और बेकार के कपड़े पहनने से और मिर्चों के सालन खाने से इन कामों को करने से मना कर देना चाहिए था। अगला भाग है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। इसमें पहला सवाल है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? इसका उत्तर है, घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए जिससे कि वे उन पर इतनी अधिक पाबंदियां नहीं लगाए
ये तरकीबें सोचते होंगे। दूसरा सवाल है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? इसका उत्तर है, उन्होंने अब्बा से दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं। तीसरा सवाल है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? तो इसका उत्तर है, उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वो बहुत अच्छी थी। इस तरकीब से बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं। अगला भाग है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। इसमें पहला सवाल है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? इसमें उत्तर है, आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। दूसरा सवाल है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? इसका उत्तर है, कायदे से तो उन्हें अम्मी का अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उन्हें मर्जी से छू करने की भी इजाज़त नहीं थी। तीसरा सवाल है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो इसका उत्तर है, उन्होंने अम्मी के निम्न अधिकार छीने होंगे: डांटने का अधिकार, अपना मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार, पाबंदियां लगाने का अधिकार। अगला भाग है बादशाहत। पहला सवाल है, बादशाहत क्या होती है? इसमें उत्तर है, बादशाहत शब्द बादशाह से बना है। इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। दूसरा सवाल है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। इसका उत्तर है, ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है आदि निर्देश देते हैं। इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों की हुकूमत। तीसरा सवाल है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो इसका उत्तर है, आरिफ एक दिन का असली बादशाह बन गया था। अगला भाग है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। पहला सवाल है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो इसका उत्तर है, अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। दूसरा सवाल है, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, हलवा, पूरी, मालपुआ आदि को। तीसरा सवाल है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो इसका उत्तर है, जैसे दाल, चावल, रोटी, पॉपकॉर्न, मूंगफली आदि तरमाल नहीं लगती हैं। अगला भाग है हल्का भारी। इसमें क है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। इसमें सही कौन सा है? इसका उत्तर है, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, इसलिए इसको इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी कहा है। ख, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इसमें क्या अंतर है? तो अंतर पहला, भारी साड़ी, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई होने पर यह भारी लगने लगती है। ऐसी साड़ी महंगी भी होती है, अतः यहाँ भारी साड़ी का अर्थ है महंगी और कढ़ाईदार। दूसरा है भारी अटैची। अटैची में वजनदार सामान है जिससे वह भारी हो गई है, अतः यहाँ भारी का अर्थ है वजनदार। अगला भारी काम। कोई काम जब बड़ा, मुश्किल और पेचीदा होता है तब उसके पहले भारी विशेषण का प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ भारी का अर्थ काम के बड़े, मुश्किल और पेचीदा होने से है। अंतिम है भारी बारिश। वर्षा जब बहुत अधिक होती है तो उसके पहले प्राय हम भारी विशेषण लगाते हैं, अतः यहाँ भारी का अर्थ अधिक से है। अगला सवाल है घ, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो उदाहरण है,
हल्का बदन या शरीर। आज मैंने कम खाया है जिसके कारण बदन हल्का महसूस हो रहा है। अगला है हल्की बात, मेरे सामने इतनी हल्की बात मत करो। और अंतिम है हल्का काम, जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत